डियर स्टूडेंट, ड्राइंग के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे पावर वायरिंग। इसके पहले हम लोग जनरल वायरिंग, घरों की वायरिंग किया था। अब इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में हम लोग देखेंगे कि पावर वायरिंग कैसे करते हैं। तो देखिए, पावर वायरिंग की आवश्यकता क्यों पड़ती है। जैसे हमें जो जनरल वायरिंग करेंगे तो घरों में हमें फैन हो गया है, इसके बाद हमारे पास सॉकेट हो गया, बल्ब, ये सब चीज़ों को जलाने के लिए जो छोटे चीज़ें होती हैं उनको, उनके लिए हम अलग वायरिंग करते हैं। और जो हेवी लोड होते हैं, जैसे हमारे पास मोटर, हीटर, कूलर, ओवन भट्टी यानी फर्नेस भट्टी, इलेक्ट्रिकल भट्टी, प्रेस हो गया, इन सब चीज़ों को, ये सब हेवी लोड होते हैं क्योंकि धारा ज़्यादा लेते हैं। तो हम उस वायरिंग से, जो हमारे घरों में जो बल्ब के लिए जो हम लोग कनेक्शन किए हुए हैं, फ़ैन के लिए जो कनेक्शन किए हुए हैं, उस कनेक्शन से क्या हो सकता है, अगर उससे आप करेंगे तो देखिए तार, आपका सप्लाई, आपका जो सर्किट होती है जल जाती है। तो इसलिए उससे क्या करते हैं, उसके लिए हम, इसके लिए बचने के लिए हम लोग हमेशा पावर वायरिंग करते हैं। देखिए इस लेक्चर में हम लोग देख रहे हैं एस्टिमेशन ऑफ पावर वायरिंग। तो पावर वायरिंग हेवी लोड के लिए की जाती है, जैसे हमारा मोटर, हीटर, कूलर, फर्नेस भट्टी, इसके बाद प्रेस हो गया, इस्त्री जिसको कपड़ा प्रेस करने वाला, ये सब चीज़ें हेवी लोड के अंतर्गत आते हैं क्योंकि ये सब ज़्यादा ज़्यादा पावर लेते हैं। अब यहाँ पे हम पावर वायरिंग को दो तरीके से बांटते हैं। पावर वायरिंग दो प्रकार की होती है। पहला एक वायरिंग हमारे पास होती है 15 एम्पीयर के सॉकेट के साथ। तो 15 एम्पीयर के सॉकेट के साथ जब हम वायरिंग करते हैं तो 15 एम्पीयर का जो सॉकेट हम लोग घरों पे लगाते हैं, देखते होंगे आप लोग की जो मेन सप्लाई से नीचे एक सॉकेट छोटा बड़ा सा आपको दिखता है, दीवार में लगा हुआ दिखता है। उसका मेन का उससे क्या क्या कर लेते हैं, 15 एम्पीयर के सॉकेट में हम लोग देखिए हीटर, कूलर, 15 एम्पीयर के सॉकेट में हम लोग हीटर, कूलर, रेफ्रिजरेटर यानी एसी, ठीक है, एसी नहीं रेफ्रिजरेटर यानी कूलर होता है जो बाहर करता है, फिर फर्नेस आदि इत्यादि उपकरण जोड़े जाते हैं। तो 15 एम्पीयर सॉकेट जो हम लोग लगाते हैं उससे हम लोग हीटर, कूलर, रेफ्रिजरेटर, इसके बाद इलेक्ट्रिक फर्नेस हो जाता है यानी कि विद्युत भट्टी आदि को जोड़ लेते हैं। इनकी जो वायरिंग करते हैं 15 एम्पीयर सॉकेट की जो वायरिंग होती है सेम वो, जैसे हम आगे इसके पहले हम लोग वायरिंग किए हुए हैं, सेम उसी तरीके की वायरिंग करते हैं। इसके बाद अगले प्रकार की वायरिंग हम लोग करते हैं मोटर के लिए। तो इस लेक्चर में हमें 15, चूंकि ये 15 एम्पीयर सॉकेट की करनी है, जैसे आप पहले करते आए हैं उधर से वही सब, वही रूल सब कुछ वही उसी तरीके से पहले करना है। इस वाले में क्या करना, दूसरा सर्किट इसमें है मोटर के लिए हम पावर वायरिंग करते हैं। तो मोटर क्योंकि कहाँ पे यूज होती है, देखिए मोटर हमारे पर घरों पे यूज होती है, पंपिंग सेट के लिए जो मोटर यूज होती है वहाँ पे देखिए पंपिंग सेट का यूज करते हैं। और मोटर हमारा फैक्ट्री में, मिल में, कारखाना में इत्यादि जगहों पे क्या होती है, जो हमारी मोटर यूज होती हैं। तो उन मोटरों के लिए जो वायरिंग हम लोग करेंगे, क्योंकि मोटर हेवी लोडेड होती हैं, हाई लोड हैं, तो इनको, इनकी वायरिंग के लिए हम लोग जो तार यूज करेंगे या जो वायरिंग करेंगे वो वायरिंग पावर वायरिंग होगी। तो मोटरों का उपयोग फैक्ट्रियों, मिलों, कारखानों एवं पंप सेटों में किया जाता है। ये चीज़ हुआ कि पावर वायरिंग का, जो पावर वायरिंग इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के 50 और 51 के अनुसार की जाती है। रूल्स नंबर 50 और 51 के अनुसार की जाती है। इसके अभी लास्ट चैप्टर हम लोग को देखना है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के बारे में देखना है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो पावर वायरिंग जो की जाती है वह इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के रूल्स नंबर 50 और 51 के अनुसार की जाती है। इसके अनुसार जो पावर वायरिंग के लिए कुछ शर्तें होंगी, उस चीज़ को हम आगे अभी देखते हैं। फिर अगला पॉइंट है, मोटर के वायरिंग में भारी गेज की धातु वाहक नली का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, जब हम भी मोटर की वायरिंग करेंगे ना, तो जो उसका मेन यानी जो उसमें से तार नहीं कि उसके स्टार्टर से, उसके मेन फ्यूज से जो भी तार हम लगाए, तार उसको देंगे, सभी तार को हम लोग पाइप के अंदर करके देते हैं। आपके घरों पे देखिए सबमर्सिबल कुछ भी चीज़ लगा होगा, पहले की जो मशीन होती है उसमें देखिए सबकी पाइप पाइप लगी होती है, पाइप के अंदर से तार खो जाते हैं, ताकि इसे ऐसा करते हैं ताकि तार पे कोई चीज़ आघात या कोई चीज़ गिरे उरे तो कटे उटे ना, ठीक है, ज़्यादा खराबी उराबी ना आए। तो यहाँ पे जितनी भी वायरिंग हम लोग करेंगे, जितनी भी वायर ले जाएंगे, यानी कि स्विच बोर्ड से लेकर स्टार्टर से लेके आपके मोटर तक, टोटल जो वायरिंग होगी किसके अंदर करेंगे हम लोग, पाइप के माध्यम से करेंगे, यानी पाइप के अंदर से होके जाएगी पूरी वायरिंग। अब वो पाइप आपकी ठोस पाइप हो सकती है, एकदम सॉलिड पाइप लगाएंगे। इसके बाद वो पाइप आपका एकदम फ्लेक्सिबल यानी नरम हो सकती है, मुड़ने वाली हो सकती है। तो आपको अपने हिसाब से लगाना है, ठीक है। जहाँ पे आपको देखिए दीवार पे लगानी तो आप वहाँ पे ठोस पाइप लगाइए। इसके बाद देखिए जहाँ से मुड़ने वाली, जहाँ पे हेर फेर की ज़्यादा आवश्यकता वहाँ पे फ्लेक्सिबल पाइप लगाइए। तो ये हमारे रहे कुछ चीज़ें। अब देखिए हम यहाँ पे देख लेते हैं, जब हम पावर वायरिंग करेंगे तो उसके लिए कुछ रूल्स होंगे ना, तो हम वहाँ पे कुछ रूल्स देख लेते हैं। जनरल रूल्स रूल्स फॉर पावर वायरिंग। पावर वायरिंग जब भी हम घरों में करेंगे उसके लिए जो रूल्स और रेगुलेशंस होंगे उस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे। इसके पहले डियर स्टूडेंट हमने क्या देखा था, जनरल वायरिंग, तो उसमें कुछ रूल्स रेगुलेशन देखे थे ना।
इसमें भी वही रूल्स रेगुलेशन कुछ आपको करना है। तो सब पहला रूल्स इसमें देखिए आपको देखने को मिल रहा है कि पावर वायरिंग के लिए भारी गेज मेटल कंडक्ट पाइप का यूज करिए। यानी कि जो पावर वायरिंग आप करेंगे जब ना, तो आप जो वायर सप्लाई देंगे, यानी कि मेन फेज में, यानी कि आपका एनर्जी मीटर से ले जाके आपको मेन स्विच बोर्ड में देंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में देंगे, फिर मोटर के स्विच में देंगे, फिर स्टार्टर में ले जाकर देंगे ना, तो सबको किससे दीजिए आप? पाइप के माध्यम से दीजिए। अब वो जो पाइप आप यूज करेंगे वो पाइप आपकी लोहे की भी पाइप हो सकती है, वो पाइप आपकी प्लास्टिक की भी हो सकती है। क्योंकि लोहे की जो पाइप होगी तो वो हमेशा सॉलिड होती है, ठोस होती है, और प्लास्टिक की जो पाइप आती है तो वो आपकी सॉलिड भी हो सकती है, एकदम हार्ड हो सकती है, रिजिड, और आपकी एक फ्लेक्सिबल हो सकती है। तो जिस जहाँ पे ज़्यादा मोड़ की आवश्यकता होगी वहाँ पे हम फ्लेक्सिबल यूज कर लेंगे। ये हुआ। यानी कि मेटल कंडक्ट पाइप दृढ़ सुनम फ्लेक्सिबल का उपयोग किया जाता है, जिनके अंदर से चालकों को ले जाया जाता है मोटर तक। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है, प्रत्येक मोटर के लिए अलग अलग सर्किट बनाइए। तो जितने भी आपके वहाँ पे अगर आपके कार्यशाला में, यानी मान लीजिए ये हमारा वर्कशॉप है, ये हमारा वर्कशॉप है, अब मान लीजिए इसमें 2 मोटर लगे, तो हर एक मोटर के लिए क्या करिए, एक मोटर हमारी यहाँ पे मान लीजिए लगी हुई है, एक मोटर यहाँ पे लगी हुई है, तो हमें हर एक मोटर के लिए अलग अलग सर्किट बनाइए। ऐसा नहीं कि एक ही सर्किट दोनों मोटर को चलाइए, ऐसा मत करिए। ठीक है, तो हर एक मोटर के लिए क्या करिए, अलग अलग सर्किट बनाइए। अगला पॉइंट है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड आपका स्विच बोर्ड है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है और स्टार्टर है, जो भी चीज़ें आप लगा रहे हैं ना, सभी चीज़ों को क्या करिए, एक धातु का बॉक्स लीजिए, जैसे पेटी लीजिए, धातु का बॉक्स लेकर के उसके अंदर क्या करिए, उनको बंद कर दीजिए। ठीक है, वो बंद होने चाहिए, उसके पूरे पार्ट बंद होने चाहिए, उसका हैंडल आपको, उसको ऑन ऑफ करने वाला ही पार्ट आगे पीछे होना चाहिए, सभी इंसुलेटेड होने चाहिए और सबको अर्थ किया जाना चाहिए। तो ये आपका ये स्विच बोर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड और स्टार्टर धातु आवरण युक्त होना चाहिए, मतलब उनको धातु के आवरण से एज ए डब्बे में उसको क्या करना चाहिए, आपको बंद कर देना चाहिए। और उसके धातु जो आवरण का जो भाग होगा डियर स्टूडेंट, उसको क्या करेंगे आप, हमेशा उसको अर्थ कर देंगे, उससे एक तार ले जाके उसको ग्राउंड कर देंगे। ठीक है, इसके बाद अगला पाइप होता है वाहक नली के अंदर तार में जोड़ नहीं होने चाहिए। तो जो भी आप किसी भी मोटर को सप्लाई दीजिए ना, स्टार्टर से जो भी सप्लाई दीजिए आप उसके मेन सीबी से, सॉरी मेन स्विच बोर्ड से, मोटर स्विच बोर्ड से, तो वो जो भी आप पाइप के अंदर से तार लेके जब जाएंगे ना, तो उसमें आपको जोड़ नहीं होना चाहिए, कहीं जोड़ मत दीजिए। अगर जोड़ देते हैं तो कहीं हो सकता है जोड़ जड़ जाए, क्योंकि जोड़ पे जो होती है ना थोड़ा हीट ज़्यादा होती है, तो ज्वाइन करने तो हीट ज़्यादा हो सकता है, कभी हीट की वजह से आपका जोड़ खुल जाए तो आपको पूरी पाइप खोलनी पड़ेगी ना। इसलिए कोशिश होती है कि जो पाइप के अंदर से तार जाता है तो उसके अंदर से आप क्या करेंगे, उसके अंदर आप कभी भी जोड़ नहीं लगाएंगे तारों में। फिर अगला पॉइंट होता है कि मोटर की बॉडी को अर्थ कर दीजिए। अब मोटर आप जब भी लगाएंगे तो मोटर को हमेशा आप ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, मोटर को हमेशा आप फाउंडेशन पे लगाएंगे, और फाउंडेशन की जो ऊंचाई आपको रखनी है, फाउंडेशन की ऊंचाई आपको 20 सेंटीमीटर से लेकर 50 सेंटीमीटर तक ही रखनी है, इससे ऊपर आपको फाउंडेशन नहीं बनाना है। और उसे मिनिमम करके हम मैक्सिमम हमेशा 20 सेंटीमीटर ही रखते हैं। 20 सेंटीमीटर रखने से क्या होता है, छोटा फाउंडेशन होता है तो थोड़ा मजबूत होता है, छोटा अमाउंट और थोड़ा कम हाइट का होगा, चौड़ा होगा तो कम, थोड़ा सा मजबूत होता है। उसमें जब मोटर चलती है तो उसमें ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं होते हैं, इसलिए फाउंडेशन को ज़्यादा ऊंचा हम लोग नहीं बनाएंगे। जब भी फाउंडेशन को हम लोग बनाएंगे तो 20 सेंटीमीटर से लेके 50 सेंटीमीटर तक ही बनाएंगे, वैसे मिनिमम ज़्यादातर हम लोग 20 सेंटीमीटर तक का ही बनाते हैं। ठीक है, फाउंडेशन बनाइए, फाउंडेशन बनाने के बाद मोटर को उस पर रख दीजिए। उस पर जानते हैं फाउंडेशन बनाएंगे तो उस पर से छड़, उसमें से राड निकलते हैं, इसको आप मोटर के बेस में लग के आप कस देते हैं। ठीक है, उसको कस दिया जाता है। इतना करने के बाद क्या करना है आपको, ठीक है, मोटर को सप्लाई देना है कि नहीं। अब मोटर की बॉडी को क्या करिए, मोटर की बॉडी को हमेशा आप अर्थ कर दीजिए। अब ये अर्थिंग कितने से करना है, मोटर की बॉडी को कम से कम 2 अर्थिंग करनी है, यानी 2 जगह से, यानी मोटर के बॉडी को 2 अर्थिंग जोड़नी है। इसे ये इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ठीक है, 50 और 51 के अनुसार चल रहे हैं। मोटर स्विच बोर्ड स्टार्टर दोनों को पास होने चाहिए। मोटर जो स्विच है, जहाँ से मोटर को हम ऑन ऑफ करते हैं, मोटर का जो मेन स्विच होता है वह मोटर का स्टार्टर, दोनों को पास एकदम रखिए आप, दोनों को पास में लगाइए, और दोनों के बीच में जो गैपिंग हो रहे डी स्टूडेंट, वह आपको रखना है कितना, 0.5 मीटर, यानी कि मतलब आधा मीटर, ऐसे कह सकते हैं 50 सेंटीमीटर आप उसके बीच में डिस्टेंस रखिए। ठीक है, तो मोटर का जो स्विच है, जहाँ से मोटर को सप्लाई हम ऑन करेंगे एकदम, हम मोटर का स्टार्टर, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होनी चाहिए, दोनों कितनी होनी चाहिए स्टूडेंट, हमेशा आपको रखनी है एकदम नज़दीक, और उनके बीच में डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर, यानी आधा मीटर आपको डिस्टेंस रखनी है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति मोटर पे काम कर रहा है कि नहीं,
मोटर पे जब व्यक्ति काम कर रहा है तो क्या होगा, अचानक से अगर मोटर में कोई फॉल्ट आया हो तो स्टार्टर तो आपका स्टार्टर से तो ऑन कर देता है, ताकि चूंकि मेन स्विच बोर्ड से क्या करे वो, मेन स्विच बोर्ड तुरंत बंद कर सके वो, ताकि उससे कोई खतरा ना हो। और ये हो गया। और जो ये मोटर हो गया, मोटर स्विच हो गया, स्टार्टर हो गया, या स्विच बोर्ड या डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, कुछ भी कोई भी बोर्ड होता है, उस बोर्ड को आप हमेशा ग्राउंड से कितनी ऊंचाई पे लगाएंगे, 1.5 मीटर की ऊंचाई पे लगाएंगे। कितनी मुझे ऊंचाई पे लगाएंगे, 1.5 मीटर पे। और यहाँ पे जो वायरिंग करेंगे आप लोग डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से या मेन बोर्ड से, जो भी तार आप लेके जाएंगे सप्लाई मोटर को देने के लिए, वह ग्राउंड से क्षैतिज जो होना, ग्राउंड से कितने ऊपर होना चाहिए आपको, 2.5 मीटर पे होना चाहिए। लेकिन जब जनरल वायरिंग हम लोग पढ़ते हैं उसमें आपको 3.5 मीटर करना पड़ता है, तो इसमें आपको 2.5 मीटर करना पड़ता है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और जब भी आप मोटर को, डियर स्टूडेंट, तभी आप मोटर को बैठाएंगे, तो अगर ये मान लीजिए आपका होम है, तो ये दीवार एक, इसकी दीवार एक, दीवार ये है। जब भी आप मोटर को बैठाएंगे तो मोटर को हमेशा जब भी बैठाया करिए, बैठाएंगे आप इस दीवार से छोड़ के, चाहे इस दीवार के किनारे लगे पास में बैठे, चाहे इसके पास में, हमेशा मोटर से की जो फाउंडेशन बनाइए आप हमेशा दीवार से 1 मीटर छोड़ के, कम से कम 70 सेंटीमीटर मिनिमम है, और अधिक से जितना छोड़ सकते हो छोड़ दिए, तो कम से कम आप मान लीजिए हम 1 मीटर छोड़ के बनाएंगे। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि अगर मोटर एक बार हम लोग बैठा दिए हैं, अगर मोटर में कोई कमी आ जाती है, फॉल्ट आ जाता है, तो व्यक्ति उसके चारों तरफ घूम के आराम से चेक करके उसको बना सके। तो मोटर को हम जब भी फाउंडेशन बनाएंगे दीवार को सटा के नहीं होगा, हमेशा दीवार से 1 मीटर कम से कम दूरी रखेंगे। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स कहती है कि कम से कम आप रखिए 70 सेंटीमीटर दूर रखिए, रख लेंगे। और स्विच बोर्ड जो आपको लगाना है, वो स्विच बोर्ड आपको नीचे से कितनी ऊंचाई पर लगाना है, नीचे से आपको लगाना है कितनी ऊंचाई भी स्टूडेंट, 1.5 मीटर पे लगाना है, ठीक। और मोटर को हमेशा दीवार से कितने दूरी पे रखना है, मोटर का फाउंडेशन हमेशा दीवार से 1 मीटर कम से कम रखिए, ठीक है। 70 सेंटीमीटर यानी कि एकदम एग्जैक्ट रखिए। आप यहाँ पे जो हम वायरिंग करें तो 1 मीटर रख के चलेंगे, ठीक। ये चीज़ हुआ, स्टार्टर हो गया, ये चीज़ हो गया। इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। वायरिंग जब आप करेंगे तो उसमें तार जो यूज़ करेंगे, ठीक है, पाइप आप लेंगे, वायर यूज करेंगे, तो वायर यहाँ पे जब यूज करेंगे, अगर आपका एल्युमिनियम तार, एल्युमिनियम का तार यूज करते हैं, किसका तार यूज करते हैं, एल्युमिनियम का तार यूज करते हैं, तो आप 2.5 mm² का तार लीजिए। अगर आप कापर का यूज करते हैं तो आप 1.93 mm² का तार लीजिए, ठीक है। अब मोटर को सदर फाउंडेशन पर रखिए, और फाउंडेशन की मोटाई आपको कितनी रखनी है स्टूडेंट, 20 सेंटीमीटर रखनी है। मोटर की पोजीशन दीवार से कितनी होनी चाहिए डियर स्टूडेंट, 0.7 मीटर से 1 मीटर तक की दूरी होनी चाहिए, आपको बता दिए। इसके बाद बताया था मेन स्विच बोर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, मोटर स्विच व मोटर स्टार्टर दीवार पर हो, या तो आप उनको दीवार पे ही लगाइए, इन सबको दीवार पे ही लगा के फिक्स कर दीजिए बोर्ड के माध्यम से, या तो इनको एक स्टैंड पे लगाइए, यानी एक स्टैंड बनाइए, उस पर लगा करके, जैसे अपने कॉलेज में देखिए सभी जो किट रखी हुई है टेबल पे रखी हुई है कि नहीं, उस तरीके से आप क्या करिए, एक टेबल, एक स्टैंड बनाइए, उसी स्टैंड पे उसको फिक्स करके रख दीजिए। अब जब स्टैंड को आप फिक्स करके रखेंगे तो स्टैंड भी कितनी दीवार से कितने दूर होना चाहिए, 70 सेंटीमीटर कम से कम दूर होना चाहिए, यानी 1 मीटर तक आप रख देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से सभी प्रकार के बोर्ड, जैसे ये मैन स्विच बोर्ड है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, मोटर स्विच है, स्टार्टर है, जो भी आपको रखना है, सबको कितना रखना है, फर्स्ट 1.5 मीटर की ऊंचाई पर रखना है, ये चीज़ आपको बता दिए। वायरिंग की जो क्षैतिज, आपको वायरिंग की क्षैतिज रन कितना करना है आपको, फर्स्ट से 2.5 मीटर ऊपर होना चाहिए, ये चीज़ आपको हो गया, वायरिंग की क्षैतिज दौड़ हो गया। अब देखिए बात आती है, जब हम वायरिंग, ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि ये स्टूडेंट आपकी मोटर यहाँ पे लगी है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपकी मोटर लगी थी, मान लीजिए सपोज दैट में, मानिए कि आपकी मोटर यहाँ पे लगी हुई है, ये आपकी मोटर लगी हुई है सपोज दैट में। अब आपका जो ये इधर से 1 मीटर छोड़ के लगा हुआ है, कितना मीटर पे हम लगाए हुए हैं, 1 मीटर पे। अब आपका देखिए, मान लीजिए यहाँ पे आपका इसका स्टार्टर लगाया हुआ है आपने, मान लीजिए यहाँ पे इसका स्टार्टर लगा हुआ है, यहाँ पे स्टार्टर, यहाँ पे ½ मीटर छोड़ के यहाँ पे आपका लगा हुआ है, मान लीजिए सपोज दैट में आपका इसका मोटर का स्विच, जिससे ऑन आप करेंगे, तो ठीक। अब जब इसके अंदर से, यहाँ से आप जब इसको स्टार्टर से सप्लाई लेके आएंगे मोटर को देने के लिए, तो हम क्या करते हैं, देखिए इसको यहाँ पे लाने के बाद इसके ग्राउंड कर देते हैं, ज़मीन के अंदर थोड़ा सा खन के, लगभग कितना 20 सेंटीमीटर खन के अंदर से तार डाल के, तब इसके इधर दीवार, ताकि इधर से इसलिए नहीं करते हैं ताकि ये ऐसे हिलता रहेगा हमेशा, जब ये हमेशा हिलता रहेगा तो कोई भी इधर व्यक्ति जाता है उसके पैर में फंस सकता है, इसलिए हम क्या करते हैं, दीवार के सहारे इसको पाइप के अंदर से लेकर, ठोस सॉलिड पाइप, एकदम प्लास्टिक का चाहे लोहे का, सॉलिड एकदम ठोस पाइप लेके जाएंगे, उसके अंदर से उस पाइप को अंदर गाड़ देंगे 20 सेंटीमीटर, अंदर गाड़ने के बाद फिर 1 मीटर इधर लेके आएंगे पाइप को, उसके अंदर से तार लेके आएंगे, फिर ऊपर से तार पाइप डल के निकाल के फिर लेके मोटर को देते हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। वही चीज़ है कि यदि वायरिंग अंडरग्राउंड ट्रंच से ले जाई गई हो,
अगर आप वायरिंग क्या करते हैं, हम यहाँ कोशिश वही करेंगे हमेशा बचने के लिए। आप ऐसा कर भी सकते हैं लेकिन उसमें मैक्सिमम देखने को नहीं मिलता है। लेकिन आप ये रूल्स, ये इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स यही कहता है कि आप जब भी वायरिंग ले जाइए तो आपको दीवार से स्टार्टर से ले जाने के बाद नीचे क्या करिए, आप उसको सबसे पहले 20 सेंटीमीटर से अंदर गाड़ के, फिर उसके बाद 20 सेंटीमीटर अंदर गाड़ तार ले पाइप ले जाइए, फिर इधर 1 मीटर पाइप बिछा करके फिर इसके पास मोटर के पास निकालने अंदर जाइए, फिर घुमा के तब लेके आइए। ये कहता है, यानी वो गहराई कितनी करनी है आपको, 20 सेंटीमीटर कम से कम करनी है। ठीक है, ये 20 सेंटीमीटर आपको रखनी है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अब बात आती है मोटर स्विच से मेन स्विच तक। अब देखिए जो आपको मेन स्विच होगा, मेन स्विच मतलब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से आप मोटर स्विच तक अगर आप जब लाएंगे, ठीक है, मेन स्विच से लेके डिस्ट्रीब्यू, जहाँ मेन स्विच लगाओ, जहाँ पे आपका मेन, जहाँ पे एमसीबी लगी होगी, वहाँ से जब आप मोटर स्विच की तक जब आप तार लेके वायरिंग लेके आएंगे, तो वहाँ पे जो पाइप यूज करेंगे आप ना, वहाँ पे जो पाइप यूज करिएगा आप एकदम सॉलिड यूज करिए। कितना, कौन सी पाइप यूज करेंगे, एकदम सॉलिड पाइप यूज करेंगे। और मोटर के स्विच से स्टार्टर तक, क्योंकि आपको पता है, अभी बताया गया कि मोटर के स्विच और स्टार्टर के बीच एकदम नज़दीक दोनों को रखना है आपको, और दोनों के बीच में जो गैपिंग आपको रखनी है जो स्टूडेंट, कितनी रखनी है, 50 सेंटीमीटर, यानी आधा मीटर रखनी है। ठीक है, और वहाँ पे जब आप पाइप यूज करेंगे वो सॉलिड पाइप नहीं यूज करेंगे, वहाँ पे आप एकदम फ्लेक्सिबल पाइप यूज करेंगे। ठीक है, नरम, जो मुड़ सके। इसके बाद स्टार्टर से लेके मोटर टर्मिनल तक, स्टार्टर से लेके मोटर टर्मिनल तक, यानी कि ये आपका स्टार्टर रहा, ये स्टार्टर, स्टार्टर से लेके आप ग्राउंड तक जाइए यहाँ तक, तो यहाँ तक आप साइड यूज करिए। फिर इसके अंदर यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं ज़मीन के अंदर, वहाँ भी आप साइड यूज करिए। लेकिन जब इसके ऊपर से आप निकाल के लेके आइए तो मोटर तक जाने के लिए आप फ्लेक्सिबल यूज करिए। ठीक है, तो स्टार्टर से लेके मोटर टर्मिनल तक, पहले आप स्टार्टर से जब ग्राउंड के अंदर, ग्राउंड तक आइए, नीचे एकदम फर्स्ट तक आइए, तो रिजिड यूज करिए, फिर उसी को अंदर जाइए लेके 20 सेंटीमीटर, फिर उसके बाद सीधे जिधर मोटर लगी उसके साइड आके गड्ढा खोद के फिर करके फिर उसके ऊपर जब राइट निकाल के लिए फ्लेक्सिबल यूज करिए, ताकि आपको क्या करनी रहती है, वायरिंग वायरिंग देनी रहती है। और एक पाइप देखिए आती है जो उसको हम एकदम चूड़ी तरह दिखती है, जैसे दबा के सही कर सकते हैं ना, तो उस तरीके यूज करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये वायरिंग करते समय ये हम कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे, इन चीज़ों को आप ध्यान रखते हुए तब जाके वायरिंग करेंगे। ठीक है, इन चीज़ों को एक बार दो बार आप देखिए, तभी आपको अच्छा समझ में आएगा, तभी हम इसकी वायरिंग कर पाएंगे। अब देखिए अगला पॉइंट हमारे पास है कैलकुलेशन ऑफ करंट फॉर मोटर, यानी जो मोटर हम यूज़ करते हैं उस मोटर में हम कितनी करंट यूज़ करते हैं, कितनी करंट यूज कर सकते हैं, वो मोटर कितनी करंट लेती है। देखिए हमको पता है कि एक हार्स पावर बराबर, 735.5 वाट होता है, 1 हार्स पावर। अब जैसे कहते हैं कि जैसे हमने कह दिया कि हमारी मोटर 1 हार्स पावर की है ना, तो हार्स पावर क्या है, हार्स पावर जो आपका मैकेनिकल पावर है, यांत्रिक शक्ति है। और मोटर में हम इनपुट क्या देते हैं डियर स्टूडेंट, इनपुट हम देते हैं इलेक्ट्रिकल पावर। हमको आउटपुट क्या मिलता है मोटर से, हमको आउटपुट मोटर से जो मिलता है वो क्या मिलता है बताइए, हमको मिलता है मैकेनिकल पावर। और मैकेनिकल पावर को हम यहाँ पे किससे डिनोट करते हैं, हार्स पावर से। और हम जानते हैं कि 1 हार्स पावर कितना होता है, 735 वाट की होती है। ठीक है, ऐसे ये कह सकते हैं कि अगर हमने कहा कि मोटर हमारी 1 हार्स पावर की है, तो हमने ये कह सकते हैं कि मोटर की जो यांत्रिक शक्ति है वह 1 हार्स पावर, यानी एक घोड़े की शक्ति के बराबर है, जितनी ताकत लगा सकता है। तो और अगर उसको इलेक्ट्रिकल की भाषा में कहेंगे तो हम कह सकते हैं कि मोटर का आउटपुट कितना है, 735.5 वाट है। तो मोटर का 1 हार्स पावर की मोटर है तो उसका आउटपुट कितना होगा डियर स्टूडेंट, 735.5 वाट होगा। इसी प्रकार से मोटर अगर 2 वाट की है तो इसी को दोगुना कर देंगे, 3 वाट की दोगुना, 1.5 वाट कितना है उतना गुना कर देंगे। ठीक है ना, चलिए ये चीज़ हुआ। अब मोटर की इनपुट पावर कितना होता है, क्योंकि देखिए पावर बराबर होता है वी आई कास फाई, AC के लिए VI कास फाई होता है, DC के लिए VI होता है, क्योंकि DC केस में पावर फैक्टर का मान कितना होता है, 1 होता है। तो मोटर की जो आउटपुट पावर होती है PI जो होती है वो कितनी होती है, VI कास फाई होती है। और VI कास फाई यानी AC के लिए है। इसी प्रकार से अगर DC के लिए बात करेंगे तो DC के लिए पावर फैक्टर का मान 1 होता है, तो हो जाएगा PI जो इनपुट पावर होगी आपकी वो कितना होगा, VI वाट होगा, यानी DC के लिए हो जाएगा। इस तरीके से ये मोटर की इनपुट पावर हो गई। अब मोटर का जब आउटपुट पावर होगी तो अब ये डिपेंड करेगा मोटर कितने हार्स पावर की है। ठीक है, अब मोटर 1 हार्स पावर की है तो 1 × 7.5 करेंगे, एक ही इतने आएगा। 2 हार्स पावर की है तो 2 से गुणा कर देंगे, 3 हार्स पावर के 3 से गुणा कर देंगे, 1.5 हार्स पावर के 1.5 से गुणा कर देंगे। तो मोटर की जो आउटपुट पावर है डियर स्टूडेंट वो कितनी है, HP × 735.5 कर देंगे, यानी कि इतना वाट, यानी जितने हार्स पावर के उतने से गुणा कर देंगे, टोटल वाट हम कितना आउटपुट में लेकर निकल जाएगा। तो देखिए डियर स्टूडेंट, मोटर की जो इफिशियंसी होती है, मोटर की अगर इफिशियंसी निकालें तो कितनी होती है,
इफिशियंसी बराबर होता है आउटपुट पावर बटे इनपुट पावर, होता है ना। तो यहाँ से ईटा इफिशियंसी निकाल सकते हैं, आउटपुट पावर बटे इनपुट कितना है, एसी के लिए निकाल रहे हैं हम लोग वी आई कास फाई। तो यहाँ से हम आई की वैल्यू अगर निकालें तो कितना हो जाएगा, आई की वैल्यू यहाँ से जो आपका आई की वैल्यू आ जाएगा, देखिए आई बराबर आपका आ जाएगा पी जीरो अपान ईटा वी कास फाई। ये जो आपको फॉर्मूला दिख रहा है डियर स्टूडेंट, ये आपको दिख रहा है सिंगल फेज एसी के लिए, एसी फेज की सिंगल फेज की एसी है। अगर ये 3 फेज की होती तो आपको पता है कड़ी में 3 गुना उसका फेज वोल्टेज होता रहता है। तो ये अगर 3 फेज के लिए बात करेंगे तो पी अपान जीरो एक कड़ी में 3 गुना, कड़ी में 3 से और यहाँ पे पार्ट कड़ी में 3 का पार्ट आ जाएगा ये। तो यहाँ से हम करंट निकाल लेंगे। अब देखिए जब हम भी कितना वोल्टेज अप्लाई करेंगे ये पता रहेगा, मोटर का कास फाई कितना है, उसकी आउटपुट पावर कितने हार्स पावर की मोटर है, उससे हम उसका आउटपुट निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, ये स्टैंडर्ड चीज़ें हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास मोटर है, यानी कितनी हार्स पावर की मोटर है, उसकी इफिशियंसी कितना होती है और उसका पावर फैक्टर कितना होता है। अगर देखिए लेस देन 1 हार्स पावर की मोटर, अगर आपकी मोटर 1 हार्स पावर तक की मोटर है, ठीक है, लेस देन 1 हार्स पावर यानी 1 हार्स पावर या उससे कम की अगर आपकी मोटर है, अगर जो मोटर आप यूज़ कर रहे हैं अपने फैक्ट्री में, अगर वह मोटर 1 हार्स पावर से कम की मोटर है, तो उसकी जो इफिशियंसी होगी डियर स्टूडेंट वह होगी 50% से लेकर 65% तक इफिशियंसी होती है। उसका जो पावर फैक्टर होगा वो 0.6 होता है, ठीक है। अगर वही आपकी मोटर जो फैक्ट्री में आप यूज कर रहे हैं वह अप टू 1 हार्स पावर से 2.5 हार्स पावर तक है, यानी आपकी फैक्ट्री की जो मोटर है वह 1 हार्स पावर से लेकर के 2.5 हार्स पावर तक अगर मोटर यूज किया आपने, तो आपकी मोटर की जो इफिशियंसी होगी वह होती है, वह इफिशियंसी आपको होती है उस मोटर के 70% से लेकर 75% तक होती है। इसका पावर फैक्टर कुछ बढ़ जाता है, यानी अच्छा होता है, 0.70 होता है। इस तरीके से अगर आपकी फैक्ट्री में जो आप मोटर यूज कर रहे हैं, अगर वह मोटर 2.5 हार्स पावर से लेके 5 हार्स पावर तक है, तो उसकी इफिशियंसी 75 हार्स पावर से लेकर 80 हार्स पावर तक होती है, उसका पावर फैक्टर 0.75 हो जाता है। अगर उसी प्रकार से अगर आपकी मोटर 5 हार्स पावर से लेकर के 20 हार्स पावर तक है, तो उसका जो इफिशियंसी होती है आपका 80% से लेकर के 85% तक होती है, और उसका पावर फैक्टर आपको 0.8 मिलता है। अगर आपको एबव 20 हार्स पावर तक यूज करना है, आपको एबव 20 हार्स पावर से ऊपर यूज करना है, तब आपकी जो उसकी इफिशियंसी मोटर आती है वो आपकी 80% से लेकर 90% तक है, और उसकी पावर फैक्टर ये है। तो ये स्टूडेंट इस चीज़ को आप याद करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, आपके मोटर कितने कौन कौन से, देखिए 1 हार्स पावर से कम की मोटर है, उसकी इफिशियंसी आपको 50 से 65 मिल रही है, 50 से 65। फिर 1 हार्स पावर से लेकर 2.5 हार्स पावर तक है, इफिशियंसी थोड़ी बढ़ गई, कितना हुई देखिए 70 से 65% हो गई ना। तो 50 से 65, फिर 70 से 75% हुई। फिर जब मोटर की पावर बढ़ी, यानी कि वो 2.5 हार्स पावर से 5 हार्स पावर पहुंचा, तो उसकी इफिशियंसी देखिए 75 से 80 हो गई। फिर 5 हार्स पावर से 20 हार्स पावर पहुंचा, 80 से 85 हो गई। फिर 20 से ऊपर पहुंची तो 85 से 90 हो गई। तो आप याद कर लेंगे कितनी मोटर है, पहली आप 1 हार्स पावर से कम के लिए 50 से 65% इफिशियंसी है। इसके बाद आपका 1 हार्स पावर से 2.5 हार्स पावर के लिए आपकी इफिशियंसी कितनी मोटर की है, 70 से 75% है। फिर आपका 2.5 हार्स पावर से 5 हार्स पावर के लिए आपकी इफिशियंसी 75 से 80% है। फिर आप यूज करिए 55 से 20 तक के लिए, इस तरीके से याद कर लेंगे। इसके बाद आप पावर फैक्टर याद कर लीजिए, 60 था, फिर 70, फिर 5, फिर ऐसे बढ़ गया, 6 था, 6 है, 7 है, फिर 7 5 7 5 है, इस तरीके से। तो डियर स्टूडेंट इस चीज़ को, ये जो साड़ी आपको दिया गया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लीजिए, ये आपके जेई के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अब देखिए ये चीज़ हुआ, ये तो इफिशियंसी की बात हो गई। इस चीज़ को हम यूज करके यहाँ से ईटा की वैल्यू निकालेंगे। मोटर हम बस आपको बोल देंगे कि मोटर हमारी 1 हार्स पावर की है, तो आप उसके 1 हार्स पावर की मोटर है तो उसकी इफिशियंसी आप अपने हिसाब से ले लेंगे, पावर फैक्टर अपने हिसाब से ले लेंगे आप, ठीक है। और वोल्टेज कितना दिए उससे करंट आप निकाल लेंगे। करंट जब आप निकाल लेंगे तो करंट के हिसाब निकालने के बाद क्या करेंगे आप, अब आपको उसमें तार लगाना है ना। तो तार कितना लगाना पड़ेगा, तार की मोटाई कितनी लेनी पड़ेगी, तो उसमें तो हम अब अगला पॉइंट आपके पास है कैलकुलेशन ऑफ केबल साइज, यानी कि हम मोटर की वायरिंग जब कर रहे हैं तो उसमें कितनी मोटी केबल यूज कर रहे हैं। उसके लिए देखिए क्या करना होता है, क्योंकि देखिए जो मोटर होती है ना, जब अपने फुल लोड पे चलती है, जब फुल लोड पे चलती है तो वह लगभग 1.5 गुना ज़्यादा करंट लेती है। कितनी करंट ज़्यादा लेती है, 1.5 गुना करंट ज़्यादा लेती है। इसका मतलब जब हम फैक्ट्री में अपने मोटर लगाएंगे तो ये ज़रूरी नहीं है कि मोटर हमेशा हेवी लोड पे चले, फुल लोड पे चले, कम लोड पे भी चल सकती है। लेकिन बात ये उसमें आ जाती है
कि क्या ज़रूरी है कम लोड पे चले। तो जब भी हम मोटर के वहाँ पे तार अप्लाई कर तार जो भी वायरिंग के लिए यूज करेंगे, वह तार हमेशा मोटर की जितनी करंट लेती है फुल लोड पे लेगी। उस लोड जितनी करंट लेगी, मान लीजिए कि अगर फुल लोड पे 10 एम्पियर करंट लेती है तो हम उसका 1.5 गुना करेंगे, यानी 15 एम्पियर के आधार पे हम तार का वहाँ पे यूज करेंगे। तो मोटर की वायरिंग में लगने वाली साइज जो होती है, कंडक्टर की जो साइज होती है, वह करंट के हिसाब से ले जाता है। मोटर जो होता है फुल लोड के केस में 1.5 गुना ज़्यादा करंट लेती है। इसीलिए हम जब भी करंट की डिजाइन करेंगे, अगर मोटर की फुल लोड करंट 10 एम्पियर है तो अब उसका 1.5 गुना करेंगे तो आपको 15 मिलेगा। आपको हमेशा उसकी 15 एम्पियर पे डिजाइन करेंगे, जो भी तार यूज करेंगे वो 15 एम्पियर का मोटा तार यूज करेंगे। तो डी ने तार यूज कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद ये हमने केबल का साइज कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद उस पर हमें मेन स्विच बोर्ड लगाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगाएंगे, ठीक है। थोड़ा इसको भी देख लेते हैं। तो मेन स्विच की जो धारा होगी, इस चीज़ को थोड़ा समझने के बाद है। अब क्योंकि देखिए जो करंट आपके जो जिस करंट के हिसाब से आप डिजाइन करेंगे, भाई मोटर जितनी करंट लगी वही तो करंट मेन स्विच बोर्ड में भी होगा, हर जगह होगा, सीरीज में होते हैं सब। तो मेन स्विच बोर्ड की धारा सर्किट में लगी कुल कार लोड धारा की 1.5 गुना होती है। इसलिए फ्यूज यूनिट इसी का, यानी कि आप देखिए जितनी करंट रेटिंग होगी, जैसे 10 एम्पियर करंट रेटिंग है तो मेन स्विच बोर्ड, मान लीजिए मोटर की फुल लोड पे करंट कितनी 10 एम्पियर है, तो उसका 1.5 गुना कितना होगा 15 एम्पियर, यही ना। तो जब भी हम मेन स्विच बोर्ड में जब भी हम फ्यूज जो यूज करेंगे, एमसीबी हो गया या कोई भी फ्यूज यूज करेंगे, वह फ्यूज कितनी रेटिंग का होगा, वह 15 एम्पियर की रेटिंग का आप यूज करेंगे, ठीक है ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन भी उसी रेटिंग का लगाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में भी जो इक्विपमेंट लगाएंगे, स्विच या सब कुछ लगाएंगे, सॉकेट फ्यूज जो भी लगाएंगे वो भी 15 एम्पियर की रेटिंग का लगाएंगे। वही चीज़ यहाँ पे कही गई है, ठीक है। इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। तो डियर स्टूडेंट ये चीज़ हो गया। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट इसमें हमारे आता है। अगला पॉइंट की अगर हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट, तो स्टार्टर की डिजाइन, जैसे मोटर है, अगर हम मोटर लगाते हैं तो मोटर को चालू करने के लिए हम स्टार्टर भी यूज करते हैं, आपको ये चीज़ बताए थे। तो जो स्टार्टर की जो डिजाइन होती है डियर स्टूडेंट, हमेशा उसको हम करंट के आधार पे करते हैं। आप देखिए करंट अगर हाई लोडेड करंट है, ठीक है, तो जो स्टार्टर की डिजाइन की जाती है डियर स्टूडेंट, वो मोटर के फुल लोड करंट के आधार पे करते हैं। तो आपको जो हम सेकंड मशीन आप पढ़े होंगे तो उसमें आपको स्टार्टर पढ़ाया गया होगा, जैसे डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, ठीक है, रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर, ये तरीके का आपको स्टार्टिंग क्या पढ़ाया गया था, स्टार्टर, ठीक है। तो स्टार्टर हो गया। अब देखिए बात अगर आती है, अब बात आती है तो स्टार्टर की डिजाइन जब भी हम करते हैं, इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे, स्टार्टर की डिजाइन हमेशा मोटर के फुल लोड करंट के आधार पे करते हैं, ठीक है। अब देखिए बात आती है कि जो मोटर स्टार्टर में जो मेन स्विच यूज होगा वो कितनी होती है। अगर आपकी मोटर अगर आपकी मोटर 2.5 हार्स पावर यानी 1 हार्स पावर से कम की है, उस समय उसकी जो करंट रेटिंग होती है 20 एम्पियर होती है। उस अगर सिंगल फेज की मोटर है, अगर पॉइंट इतनी हार्स पावर की सिंगल फेज की मोटर है तो उसकी करंट 20 एम्पियर होती है। तो वहाँ पे जो मेन स्विच यूज करेंगे, मेन स्विच वो डीपीआईसी होगा, यानी कि डबल पोर आयरन क्लेड होगा, ठीक है। अगर 5 एम्पियर तक 5 हार्स पावर तक की है तो उसकी जो करंट लेने की क्षमता होती है वो 25 एम्पियर होती है फुल लोड पे। अगर सिंगल फेज की है तो उसके लिए जो मेन स्विच यूज करेंगे टीपीआईसी यानी ट्रिपल पोल आयरन क्लेड यूज करेंगे। 5 हार्स पावर से ऊपर के लिए अगर मोटर है 3 फेज की है, उसके लिए हम टीपी ट्रिपल पोल आयरन क्लेड में स्विच यूज कर सकते हैं, या ट्रिपल पोल न्यूट्रल आयरन क्लेड ट्रिपल पोल न्यूट्रल के साथ यूज कर सकते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है और जीओई के लिए भी इंपॉर्टेंट। देखिए आपका जो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर होता है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का यूज हम मैक्सिमम 5 हार्स पावर तक की मोटर को स्टार्ट करने के लिए ही करते हैं। यानी कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर की यूज हमेशा हम 5 हार्स पावर तक की ही मोटर को स्टार्ट करने के लिए कर सकते हैं, इससे ऊपर के लिए नहीं करते हैं। अगला बार हमारे पास होता है स्टार डेल्टा स्टार्टर। स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज हम लोग मैक्सिमम 20 हार्स पावर तक की मोटर को ऑन ऑफ करने के लिए करते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ऑटो ट्रांसफार्मर की बात करेंगे तो ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज हम लोग 20 हार्स पावर के ऊपर की बड़ी मोटर अगर है तो उसको ऑन ऑफ करने के लिए करते हैं। रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर की बात करेंगे तो वह स्लीप रिंग इंडक्शन मोटर में ऑन यूज होता है और किसी में नहीं यूज करते हैं। अब बात देखिए डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर में बात होता है, तो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर में देखिए अगर तार की बात करें डियर स्टूडेंट, तो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर में आपका जो 3 तार इनपुट में 3 तार होते हैं और आउटपुट में भी कितना तार होता है डियर स्टूडेंट, 3 तार होता है।
लेकिन स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर में क्या होता है, इनपुट में 3 तार होता है, आउटपुट से 6 तार निकलता है। ऑटो ट्रांसफार्मर से क्या होता है स्टूडेंट, 3 तार इनपुट में होता है, 3 तार आउटपुट से निकलता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, ये पॉइंट ध्यान रखने की बात है। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर में 3 इनपुट होता है और 3 आउटपुट निकलता है। ऑटो ट्रांसफार्मर में स्टार डेल्टा में क्या होता है स्टूडेंट, 3 इनपुट हम लोग होता है, उसमें 6 तार आउटपुट में निकलता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो ये डॉल स्टार्ट हो गया। तो डॉल यानी कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर को हम लोग कितना करते हैं, 5 हार्स पावर तक करते हैं। स्टार डेल्टा का यूज हम लोग करेंगे मैक्सिमम 20 हार्स पावर तक। ऑटो ट्रांसफार्मर है तो उसको 20 हार्स पावर से ऊपर के लिए करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये चीज़ इतना हो गया। इसके बाद इसके अगले लेक्चर में आपको देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम किस तरीके से वायरिंग करते हैं, किस तरीके से देते हैं। फिर हम लोग पावर सिस्टम मोटर कुछ वायरिंग से दो तीन क्वेश्चन करेंगे जो इंपॉर्टेंट है। उसको करने के बाद फिर हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, अगर ये आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, ठीक है, इस लेक्चर इस ये अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।